है आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे भारतीय राजनीति में गांधी जी का उदय। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उसके बाद लंदन से लॉ करने के बाद ये 1893 में भारतीय व्यापारी सेठ अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में अफ्रीका गए। अफ्रीका में उस टाइम पे गोरों और कालों के मध्य भेदभाव की नीति अपनाई जा रही थी, जिससे भारतीय जो व्यक्ति थे वो वहां पे काले व्यक्ति थे, तो काले व्यक्तियों के साथ भेदभाव और अन्याय किया जा रहा था। तो उसे दूर करने के लिए गांधी जी ने वहां सत्याग्रह किया और वहां स्थित भारतीयों के सहयोग से नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। नटाल कांग्रेस जो संस्था थी वो एक पत्र प्रकाशित करती थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये किसकी पत्रिका थी? गांधी जी की। कई बार ये प्रश्न पेपरों में पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है, तो ये थी गांधी जी की। और किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो ये प्रकाशित की जाती थी नटाल कांग्रेस द्वारा। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस लौटे। 9 जनवरी को इसी उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद गांधी जी ने निश्चय किया कि वो 1 वर्ष तक यहाँ कोई सत्याग्रह नहीं करेंगे भारत में। पहले वो 1 वर्ष तक भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को देखेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था वैसे ही उन्होंने किया। 1915 से 1916 तक इन्होंने कोई सत्याग्रह में भाग नहीं लिया। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद बिहार में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने 1917 में भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में प्रारंभ हुआ, जिसका प्रमुख कारण था 3 कठिया प्रथा। यानी कि ये प्रथा थी जिसके अनुसार किसी भी किसान को अपनी खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती जिस क्षेत्र में हो जाती थी वो क्षेत्र अनुर्वर हो जाता था, तो जिस कारण किसान परेशान थे। और दूसरी चीज थी कि नील औद्योगिक क्रांति होने के बाद भारत जो इंग्लैंड के जो बाजार थे वहां पे नील की आपूर्ति होने लगी थी। यानी कि अब कलर करने के लिए नील की कोई जरूरत नहीं थी, वहां पे कलर बनने लगा था। तो जिस वजह से नील की खेती करने पर इन लोगों को पैसे भी कम मिलते थे और भूमि भी अनुर्वर हो जाती थी, तो किसानों को प्रॉब्लम होती थी। तो जिसके विरोध में यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे जो नेता थे रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने गांधी जी को यहाँ आमंत्रित किया और यहाँ पे आंदोलन चलाने के लिए आग्रह किया। तो उनके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी भी चंपारण आए और इन लोगों के विरोध में प्रदर्शन प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इनके विरोध को देखते हुए सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एक आयोग गठन करेंगे। सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसने यह जांच की कि 3 कठिया प्रथा क्या वास्तव में सही है या फिर किसानों के लिए नुकसानदायी है। इस आयोग का जो गठन किया गया उसका सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया और गांधी जी इस आयोग के अन्य सदस्यों को भी ये समझाने में सफल हुए कि वास्तविक रूप से 3 कठिया प्रथा किसानों के लिए अलाभकारी है। जिसके बाद इस जो आयोग है, इस आयोग ने अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि 3 कठिया प्रथा वास्तविक रूप से किसानों के लिए अलाभकारी है और इसे बंद किया जाए। इस तरीके से 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में प्रारंभ हुई। यह गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी भारत में। और जो चंपारण सत्याग्रह था वह भारत में पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने अपना दूसरा प्रयोग किया, अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो 1918 में प्रारंभ हुई। इसका प्रमुख कारण जो था वो मालिक और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर था। तो गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दी कि इस प्लेग बोनस को 35% करने की मांग करो आप लोग। ठीक है, तो इसके समर्थन में हड़ताल प्रारंभ हुई कि 35% बोनस चाहिए। उस टाइम पे जो हड़ताल के जो अधिकारी थे, जो मैनेजर थे, वो थे अम्बालाल साराभाई। लेकिन उनकी बहन जो थी अनसुईया बेन,
अनसुईया बेन जो थी वो मजदूरों के पक्ष में थी और 35% बोनस मिलने के पक्ष में। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल में अनसुईया बेन ने जो है सक्रिय भूमिका निभाई थी। और क्या हुआ, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल गठित किया गया और उस ट्रिब्यूनल ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें कहा गया कि जो बोनस है वो 35% ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से भारत में ये गांधी जी की दूसरी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल समाप्त होने के बाद गुजरात के खेड़ा जिले में खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था कि गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल चौपट हो चुकी थी। उसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार जो थी राजस्व में कोई रियायत नहीं दे रही थी, यानी कि उसका तो ये था कि हमें तो पूरा राजस्व चाहिए, भले आपकी फसल चौपट हो गई हो, उत्पादन हुआ हो या ना हुआ हो। तो क्या हुआ, और जो किसान कर अदा नहीं कर पा रहे थे तो उनकी भूमि जब्त भी कर ली जा रही थी, क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं हुआ है तो किसानों की आय का साधन क्या है? उत्पादन, उनकी फसल, और वही चौपट हो गई है तो वो कर अदा किससे करेंगे? तो जो किसान कर अदा नहीं कर पा रहे थे उनकी ब्रिटिश सरकार ने भूमि को जब्त कर लिया था। तो ऐसे में गांधी जी ने निर्देश दिए कि आप कर अदा करो ही मत, मतलब जब तक ब्रिटिश सरकार राजस्व में कोई कमी नहीं कर रही है, छूट नहीं दे रही है, तब तक आप कर अदा करो ही मत। तो अंत में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और किसानों से समझौता करना पड़ा, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1 वर्ष का राजस्व माफ कर दिया किसानों का और आगे उसमें कमी करने की बात कही, और जो भूमि वसूल की गई थी, जब्त की गई थी किसानों की, उन्हें वापस लौटा दिया गया। धन्यवाद।